हकीम की अनोखी नसीहत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। यूनान में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा नेक दिल और दानिशमंद था, इसीलिए अक्लमंदों और हकीमों का बड़ा कदरदान था। खुद भी बहुत बड़ा आलिम था और आलिमों की बहुत ज़्यादा कदर करता। उसे अच्छी अच्छी बातें लिखवाने और उन्हें अपने कुतुब खाने में जमा करने का बहुत शौक़ था। 10 बरस के अरसे में उसने सैकड़ों किताबें जमा कर ली थीं। वो इन नादिर कुतुब का मुताला करके बहुत खुश हुआ करता। बादशाह एक दिन बैठा मुताले में मसरूफ़ था कि उसे ख्याल आया, कुतुब खाने में ऐसी कोई किताब मौजूद नहीं जिसमें इंसानी जिस्म की तमाम बीमारियों की अलामत और उनका इलाज तहरीर हो। उसने फ़ैसला किया कि वो ऐसी किताब ज़रूर लिखवाएगा। बादशाह ने उसी वक्त शाही हकीम को बुलाया और कहा, हकीम साहब, मैं चाहता हूँ कि आप हिकमत पर ऐसी किताब लिखें जिसमें तमाम इंसानी बीमारियों की इलामात और उनका इलाज तहरीर हो। शाही हकीम ने कहा, सरकार, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया। मैं बहुत जल्द ऐसी किताब तैयार करूंगा जिसे आप पसंद फरमाएंगे और वो निहायत मुफीद किताब होगी। ये कहकर जनाब हकीम ने बादशाह से इजाज़त ली और रुखसत हो गए। बादशाह को दिली तौर पर बड़ी खुशी हुई कि ये किताब न सिर्फ उसके कुतुब खाने की जीनत बनेगी बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी रहनुमा और मुफीद साबित होगी। शाही हकीम ने बादशाह के फरमान के मुताबिक किताब लिखना शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने ऐसी तमाम बीमारियों के नाम इकट्ठे किए जो इंसानों को लाहक हो सकती थीं। उसके बाद उनके इलाज और परहेज लिखने का मरहला आया। इस सिलसिले में हकीम साहब ने उन तमाम जड़ी बूटियों के नाम लिख डाले जो बतौर दवा इस्तेमाल हो सकती थीं। इस किताब को तैयार करने में 1.5 साल का अरसा लग गया, मगर हकीम ने उसे एक ही जिल्द में तैयार कर दिया। किताब मुकम्मल कर लेने के बाद वो दरबार में गया और निहायत अदब व एहतराम से बादशाह सलामत की खिदमत में उसे पेश किया। बादशाह किताब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने इनाम के तौर पर ममदूह को मालामाल कर दिया। शाही हकीम भी बहुत खुश हुए। उन्हें इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि उनकी मेहनत का सिला कहीं ज़्यादा बढ़कर दिया गया है, और दूसरी खुशी इस बात पर कि उनकी किताब एक सच्चे कदरदान के पास गई है। कुछ अरसे के बाद वो क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए। बादशाह ने वो किताब अपने मुताले के ख़ास कमरे में रखवा दी। एक दिन जब वो फारिग बैठा था तो उसे अचानक उस किताब का ख्याल आया। उसने फ़ौरन मंगवाई और उसका मुताला शुरू कर दिया। बादशाह को शुरू ही से किताब बहुत पसंद आई। उसे निहायत आसान और सलीस ज़बान में लिखा गया था। बादशाह ने बीमारियों के इलामात के बारे में पढ़ा, फिर उनके आसान तरीन इलाज के बारे में मुताला किया और जिन अदविया के इस्तेमाल में जिन चीज़ों का परहेज था उन्हें भी गौर से पढ़ा। आखिर वो एक ऐसे बाब पर पहुंचा जिसमें लिखा हुआ था कि क्या चीज़ें खाने के बाद किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। उसके बाद लिखा गया था कि अगर 2 मुतज़ाद चीज़ें खा ली जाएं तो उनसे कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं और इंसान किन किन तकालीफ में मुब्तला हो सकता है। ये बात पढ़कर बादशाह बहुत हैरान हुआ। वो सोचने लगा, भला ये कैसे मुमकिन है कि 2 मुतज़ाद चीज़ें खा लेने से आदमी बीमार हो जाए। एक जगह लिखा था कि अगर तरबूज खा लेने के फ़ौरन बाद दूध पी लिया जाए तो शदीद तरीन कॉलेज यानी अंतड़ियों के दर्द का ख़तरा पैदा हो जाता है। उसे ये बात नामुमकिन लगी। उसने सोचा कि हकीम साहब तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बेटे को बुलाकर दरियाफ्त किया जाए कि हकीम साहब के दावे में किस हद तक सदाकत है। दूसरे रोज़ बादशाह सलामत ने शाही हकीम के बेटे को बुलाया और उससे उस मसले के बारे में दरियाफ्त किया, क्योंकि वो खुद भी मुमताज़ हकीम था। बेटे ने कहा, बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। आपको मालूम है कि मेरे वालिद एक लायक और तजुर्बाकार हकीम थे। उन्होंने जो कुछ तहरीर किया वो ज़रूर तजुर्बे की कसौटी पर पूरा उतरेगा। बादशाह ने कहा, हम उसे आजमा कर देखना चाहते हैं। हकीम साहब के बेटे ने कहा कि आप सुबह किसी शख्स को तलब फरमाएं, उसे यके बाद दीगरे दोनों चीज़ें खिलाएं और फिर उसका नतीजा अपनी आंखों से मुलाजा फरमा लें। बादशाह ने उसकी बात मान ली। सुबह होते ही सिपाही एक सेहतमंद किसान को बादशाह के दरबार में ले आया। बादशाह ने हकीम साहब के बेटे को भी बुला लिया और उसे कहा कि किसान को पहले तरबूज खिलाया जाए, उसके बाद उसे दूध पिलाया जाए ताकि वो देख सके कि वाकई ये दर्द कोलेंज में मुब्तला होता है या नहीं। हुक्म की फौरी तामील हुई। किसान को पहले तरबूज खिलाया गया। उसके 2 मिनट बाद उसे गर्मा गर्म दूध पिलाकर एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। 1 मिनट गुजरा, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 5 मिनट, यहाँ तक कि आधा घंटा गुजर गया, लेकिन किसान पर
किसी किस्म का कोई रद्द अमल जाहिर न हुआ। जब किसान से पूछा गया कि तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ महसूस नहीं हो रही, तो उसने कहा बादशाह सलामत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं। बादशाह नौजवान से मुखातिब और बोला, तुम्हारे वालिद ने ये अजीब बात लिख दी। अब तुमने भी देख लिया कि किसान पर इन दोनों चीज़ों का कोई असर नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। हकीम साहब का बेटा सोच में पड़ गया। आखिर थोड़ी देर बाद बोला, बादशाह सलामत, मुझे 3 माह की मोहलत दी जाए। इसी अरसे के दौरान किसान मेरे पास रहेगा। 3 माह बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। बादशाह ने उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। हकीम साहब का बेटा किसान को अपने साथ घर ले गया और उसी दिन से उसे शाही खाने खिलाने लगा। उसे नर्म व मुलायम कपड़े पहनने के लिए दिए गए और सोने के लिए भी नर्म और इंतहाई आरामदेह बिस्तर दिया गया। गर्ज किसान निहायत आराम और सुकून की ज़िंदगी बसर करने लगा। जब खाने का वक्त होता तो उसे बड़े लजीज खाने पेश किए जाते। किसान ने कभी सोचा भी ना था कि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे उम्दा खाने खा सकेगा और ऐश की ऐसी ज़िंदगी बसर करेगा। आखिरकार 3 माह का अरसा पूरा हो गया। हकीम ने सोचा कि अब किसान के मिजाज का इम्तिहान लेना चाहिए। उसने एक रात उसके बिस्तर की चादर के नीचे मुख्तलिफ जगहों पर गंदम के दाने बिखेर दिए और पलंग के एक पाए के नीचे गत्ते के मोटे मोटे टुकड़े काट कर रखे ताकि देखा जाए उसे नींद आती है या वो बेचैन होता है। सोने का वक्त आया तो किसान अपने पलंग पर जाकर लेट गया। उसने महसूस किया कि उसका बिस्तर नाहमवार है और उसे कोई चीज़ चुभ रही है। जिस तरफ भी करवट लेता है उसका यही हाल होता है। कमरे में अंधेरा था, उसे नज़र भी कुछ नहीं आया। उसने सारी रात बेचैन और बेकल होकर काटी। दिन निकला तो उसने शुक्र अदा किया। नाश्ते के वक्त हकीम ने किसान से पूछा, कहो भाई, रात कैसी गुजरी? किसान ने कहा, हकीम साहब कुछ ना पूछें, रात बहुत बेचैनी से गुजरी। यूं लगता था जैसे पलंग ऊंचा नीचा हो। कमर में तमाम रात कंकर चुभते रहे। मेरी तो सारी रात आंख नहीं लगी। ये सुनकर हकीम ने सोचा कि अब इसका मिजाज बदल चुका है। ऐश की जिंदगी ने उसकी तबीयत बदल दी है। वो किसान जो तमाम दिन धूप में काम किया करता था, आज इतना नाजुक मिजाज हो चुका है कि उसे गत्ते के सिर्फ 2 टुकड़ों से पलंग नाहमवार महसूस होने लगा है और बारीक गंदम के दाने पत्थरों की तरह चुभने लगे हैं। हकीम अपने काम से मुतमईन होकर किसान को बादशाह के पास ले गया और कहा कि हजूर, अब आप इसका इम्तिहान लें। बादशाह तो इसी इंतजार में था। उसने फौरन तरबूज और दूध लाने का हुक्म दिया। जब दोनों चीजें आ गईं तो किसान को पहले तरबूज खिलाया, फिर दूध पिलाया गया। अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि किसान के पेट में शदीद दर्द शुरू हो गया और तकलीफ की शिद्दत से वो तड़पने लगा, यहाँ तक कि उसकी हालत गैर हो गई। बादशाह उस तब्दीली पर बहुत हैरान हुआ। उसने हकीम से पूछा कि इसका क्या सबब है। उसने कहा, हजूर, बात यह है कि मेरे वालिद ने नुस्खे बहुत सोच समझ कर लिखे थे। किताब में ज़्यादातर नुस्खे बादशाहों के लिए लिखे गए और जो बातें तहरीर की गईं वो शाही मिजाज के मुताबिक थीं। अब उस किसान की बात सुन लें। पहले ये बड़ा मेहनती था, सख्त मेहनत मुशक्क़त किया करता और उसका मैदा लक्कड़ हजम पत्थर हजम था। लेकिन जब उसे ऐशो इशरत में रखा गया तो ये नर्म और नाजुक मिजाज हो गया। शाही खाने खा खा कर उसका मैदा पहले जैसा नहीं रहा। आज आपने देख लिया कि तरबूज और दूध ने उस पर कितनी जल्दी असर किया और ये दर्द और तकलीफ की वजह से तड़पने लगा। ये सिर्फ और सिर्फ आराम तलबी और मेहनत ना करने का नतीजा है। किसान जब तक मेहनत करता और सादा ज़िंदगी बसर करता रहा वो बीमारियों से दूर रहा, लेकिन जब वो मेहनत तर्क करके ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करने लगा उसकी तबीयत में नज़ाकत आ गई और वो बहुत जल्द बीमार हो गया। बादशाह ने हकीम के बेटे की बात मान ली और किसान के इलाज का हुक्म दे दिया। अल्लाह ताला हमें आराम की बुरी आदत से बचाए और मेहनत करने वालों की तरह कामयाब बनाए।